बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अ, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टॉपिक्स को लेकर आगे चले थे। उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इस तरह के टॉपिक्स को हमने कवर किया था। होप सो वो आपने वीडियो लेक्चर भी सुन लिया होगा, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप काइंडली जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर आप लोग इससे दोबारा भी पूछ सकते हैं। आप लास्ट उसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा हो चुका हुआ है, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ में कोई भाम कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने नीड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और उसके बाद फिर हमने उनको इलिसाइट कैसे करना है, उस डॉक्यूमेंट करने की कितने मेथड्स हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेसेस क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट एक्चुअल में होती क्या है, रिक्वायरमेंट की क्लासिफिकेशन कितनी है, टाइप्स कितनी हैं। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वाई डू वी नीड रिक्वायरमेंट। हमें रिक्वायरमेंट्स को लिखने की ज़रूरत क्यों है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम रिक्वायरमेंट्स लिखते फिरें। तो इसके लिए ये है कि वैन 38 एक यूके के अंदर एक आईटी प्रोफेशनल्स 38 कंपनियां 38 आईटी प्रोफेशनल्स ने एक प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट डिफाइन करने के लिए एनालिसिस किया कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हैं, तो इसके रीज़न क्या है। तो उन 38 आईटी प्रोफेशनल्स का जो यूनानिमस एक डिसीजन था वो ये था कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के वक्त जब रिक्वायरमेंट्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिखना। और रिक्वायरमेंट होती क्या है, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स। अ रिक्वायरमेंट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट अ प्रपोज प्रोडक्ट दैट स्पेसिफाइज व्हाट इट शुड डू। कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उस वो हमारे लिए क्या करे, डू और हाउ इट शुड परफॉर्म। हमारे लिए यानी कि वो कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जो उसका यूज़र है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट, ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं, ये वाली जो आप कह लें कि फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सब का मजमूआ आर कॉल्ड व्हाट, द रिक्वायरमेंट्स। गोल टू मेक अ स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस एंड अ क्लियर पॉसिबल। हमारा जो गोल है क्योंकि हम लोग इस वक्त जो हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए सॉफ्टवेयर के लिहाज से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है, हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए जब हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखें तो वो बहुत टू द पॉइंट स्पेसिफिक हों, वो टू द पॉइंट हों, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, और जहाँ तक हो सके हम उसमें क्लैरिटी लाएँ। तो ये जब भी कोई रिक्वायरमेंट लिखता है, रिक्वायरमेंट जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब भी कोई बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस टीम जो है वो रिक्वायरमेंट लिखती है, तो उसके ये गोल्स होते हैं 3 कि स्पेसिफिक हों, एम्बिगस हों और क्लियर हों, टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो रिक्वायरमेंट हैं, रिक्वायरमेंट हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़े तो उसमें भी पढ़ी थी। एक था कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल रिक्वायरमेंट्स जो कि हाई लेवल थी, बिल्कुल नेचर लैंग्वेज के अंदर होती हैं, कि जिस तरह से यूज़र ने कहा कि मुझे इस तरह का सिस्टम चाहिए, तो वो जो नेचर लैंग्वेज के अंदर जो एक हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम लिखी होती है, दोज आर कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। जबकि जो सिस्टम की छोटी छोटी चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है कि यहाँ पे बटन इस तरह का होगा, इस बटन के ऊपर क्लिक होने से ये होगा, हमें इस तरह का डिस्प्ले चाहिए, हमें जो है वो यूज़र नेम भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग माइनर थिंग जो कि हमें सिस्टम से एक्वायर्ड है, सिस्टम से हम चाहते हैं कि वो सिस्टम हमारे लिए परफॉर्म करे, आर कॉल्ड व्हाट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस।
ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं ये भी दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज्ड हैं। एक हैं जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और एक है नॉन फंक्शनल। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को जाहिर हो रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और द रिक्वायरमेंट्स विच स्पेसिफाई व्हाट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मीन्स सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को सिस्टम का वर्ड यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और नॉन फंक्शनल नॉन फंक्शनल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही होना चाहिए। Non-functional requirements are though basically these are not the functionalities, these are the constraints that are imposed to the system, imposed to the system development basically. For example, the system should perform fast. Now it's not related to the functionality of the system. सिस्टम के अंदर जो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, सिस्टम जो जो चीज़ें प्रोड्यूस करके देगा एक यूज़र को, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स है कि वो इतना क्विक हो, इतना क्विक हो, 1 सेकंड के अंदर स्क्रीन ओपन हो आफ्टर द क्लिक, 2 सेकंड के अंदर हो, 3 सेकंड के अंदर हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंस्ट्रेंट हैं बेसिकली सिस्टम के ऊपर। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं सिस्टम के ऊपर, दीज आर कॉल्ड व्हाट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा और भी हो सकता है कि लाइक उसका जो GUI कलर है, उसका जो थीम है वो कोई ऑरेंज कलर का हो, पर्पल कलर का हो, मतलब एज पर द कंस्ट्रेंट इम्पोज फ्रॉम द यूज़र, तो वो उसके लिहाज से ही चीज़ें सारी की सारी करनी पड़ेंगी। इसी तरह से और भी एक दो रिकॉर्ड नॉन फंक्शनल के अंदर आप और भी देख सकते हैं कि जिस तरह से है कि easy to use, a system should be easy to use। अब easy to use अगेन अ कंस्ट्रेंट कि हमारे जो यूज़र्स हों, मतलब क्लाइंट कहेगा कि हमारे जो यूज़र्स हैं जिन्होंने ये सिस्टम को यूज़ करना है और इसके अंदर डाटा एंट्री परफॉर्म करनी है, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो इस्तेमाल करने के लिए, तो ये easy to use it's an again an example of what non-functional requirements। Let's move forward। what requirements should we gather। हमें अब टू द पॉइंट ये पता होना चाहिए कि किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमने गैदर करनी है, ताकि हमारे माइंड में फंक्शनल नॉन फंक्शनल ब्रॉड कैटेगरीज थी, तो वो तो ठीक है, वो तो करनी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उनको थोड़ा फोकस करने के लिए कि हमने किन एरियाज़ को, किन की एरियाज़ को फोकस करना है वाइल वी आर गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स। तो वो की एरियाज़ ये हैं जी। सबसे पहले क्या, फंक्शनैलिटी। यस, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी we have to cover each and every aspect of our system। yes, we have to do। the second one is data requirements। data requirements के अंदर क्या होगा, data requirements के अंदर for example name for example system is to create the profile of a user and we have to save the name of the user। तो अब ये जो नेम है यूज़र का, तो ये अब कितने करेक्टर्स, इसकी जो लेंथ है करेक्टर्स की, ये कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक नेम बड़े से बड़ा कितना अलाउ करना चाहिए सिस्टम को कि वो सेव करे, अब उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। वो अब लिमिट हम 100 करेक्टर्स की रख सकते हैं, 200 करेक्टर्स की रख सकते हैं, 300 करेक्टर्स की रख सकते हैं। अब इससे बड़ा कोई ऑब्वियसली ये कोई पैराग्राफ तो नहीं ना लिखना होता। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये क्या आपको, मतलब डाटा रिक्वायरमेंट जब आपने डाटा, जाहिर बात है सिस्टम के अंदर डाटा ही सेव होना है, तो सेव होने के लिए ऑब्वियसली हर फील्ड का कोई साइज होगा, तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना चाहिए। हम रिक्वायरमेंट जब गैदर कर रहे हो तो वहाँ पे हम स्पेसिफाई करा लें कि यूज़र कितने बड़े से बड़ा नाम जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे दिया आपको। उसके बाद अमाउंट है कि लाइक अगर हम डाटा कितना डेटाबेस के अंदर डालेंगे ताकि डीबी का डिज़ाइन वगैरह और उसकी जो उसका जो रिस्पांस टाइम है, उन चीज़ों को देखा जा सके कि अमाउंट ऑफ द डाटा कितना होगा, कितनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड होंगी, क्या एक हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बनाना पड़ेगा, क्या हमें एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस के ऊपर हमारा काम चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने देखना है। तो इस तरह साइज, अमाउंट, परसिस्टेंस मतलब कि जो वो रिक्वायरमेंट्स हम इकट्ठी करें कि जिनके डाटा की डाटा परसिस्ट रहे, मतलब कौन कौन सा डाटा ऐसा है। बाद में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा डाटा होता है कि जो विद द कैलकुलेशंस चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस जब बनती है तो उसके अंदर तो परसिस्टेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी परसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो, क्योंकि बाज़ कैलकुलेशंस होती हैं कि जिस तरह से हमने इनवॉइस बनानी है,
अब इनवॉइस के अंदर आइटम सेलेक्ट होगा, आइटम की ऑब्वियसली कॉस्ट होगी और कितनी क्वांटिटी में हमने वो आइटम परचेज सेल करने हैं वो है। अगर फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए एक टूथपेस्ट, एक ब्रश, ये परचेज करने के लिए एक सुपर स्टोर पे एक कस्टमर गया है, तो वहाँ पे उसने 2 ब्रश खरीदे, एक टूथपेस्ट खरीदी। तो अब अगर फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की कीमत 200 थी, ब्रश की कीमत 100 थी, तो इट मीन्स इट विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 400, तो 400 का बिल बनेगा उसका। तो अब ये जो 400 है बेसिकली ये रन टाइम पे कैलकुलेट हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ डाटा ये परसिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हो सकता है कि वो ये बिल बनाए, वो उसको बताए कि भाई इतना बिल बन रहा है, और वो कहे कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो उसमें से फिर दोबारा से उसको कोई वो कहे कि एक ब्रश वापस कर लो। तो अब एक ब्रश और एक पेस्ट रह गया, तो जब वो उसे हटाएगा तो अब वो डेटा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वो जो नीचे टोटल आ रहा होगा बिल का, तो वो 300 हो जाएगा। तो अब ये डाटा परसिस्ट नहीं किया। तो परसिस्टेंट डाटा वो होगा कि किस टाइप ऑफ डाटा को आपने सेव करना है जो कि रहे, बाद में भी सिस्टम में रहे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कि फॉर एग्जांपल बाद दफ़ा ऐसी कैलकुलेशन होंगी कि पैसा के अंदर चली जाएंगी, फॉर एग्जांपल 10.325। अब ये जो 325 है, हमने क्या 3 डिजिट्स डेसिमल तक कवर करना है अपने सिस्टम में, पैसा को 2 तक करना है, 1 तक करना है, या पैसा को काउंट ही नहीं करना। तो ये भी हमने किससे पूछना है, कस्टमर से पूछना है। तो ये एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट एंड द अमाउंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड डाटा। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वही कि कहाँ तक कितने लाइक अगर आपके 1000 कस्टमर रोज आते हैं और 1000 कस्टमर का डाटा, और उसके बाद ये भी देखना है कि कितने नंबर ऑफ नोट्स से मुराद हमारी क्या है कि नोट्स से मुराद कि कितने सिस्टम लगेंगे, सेल्स पॉइंट कितने लगेंगे कि जहाँ से सारे लोग बिलिंग कर रहे होंगे। जब बिलिंग कर रहे होंगे, बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं उनमें बिलिंग काउंटर बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे सेल काउंटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हर कोई बिलिंग कर रहा होगा, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ आ रही होंगी, एक ही सिंगल डाटाबेस। तो नंबर ऑफ इंस्टेंस कि वहाँ से कितना डाटा एक दिन के अंदर जनरेट होगा, एक मंथ के अंदर, उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो हमें कितनी किस लेवल की बैंडविड्थ चाहिए होगी सिस्टम और क्लाइंट्स के दरमियान में। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहाँ कवर हो रही होंगी हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद है इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ये एक और एस्पेक्ट है कि जिसे हमने मतलब फंक्शन, पहले हमने स्टडी कर लिया फंक्शनल, दूसरा हमने स्टडी कर लिया डाटा रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा हम स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल के 4 एस्पेक्ट्स हैं। एक है कंटेक्स्ट ऑफ द यूज़, कि सिस्टम ने लगना कहाँ है जाके, किस लिए। फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम बनेगा वो सेल परचेज का किसी सुपर स्टोर दुकान के लिए बनेगा, कोई सिस्टम बनेगा वो गाड़ियों की सेल परचेज के लिए बनेगा, कोई सिस्टम बनेगा फॉर एग्जांपल वो बैंक्स के लिए बनेगा, बैंक्स की ट्रांजेक्शन के लिए बनेगा। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा सिस्टम है ये कहाँ जाके लगना है और इसका फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मतलब कि अगर इसमें कोई एरर आता है तो उसका प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, या वो सिर्फ इन्वेंट्री देख रहा है, वो उसमें कैश के फ्लोज भी हैं, क्या उसमें फिनांस भी हो रही हैं हैंडल। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़ हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सोशल इन्वायरमेंट, कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में जाके यूज़ होना है उसमें, किस तरह के, मतलब कि अगर मल्टीपल लोग बैठे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ERP बेस्ड सिस्टम बनाया जाता है तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनीज के अंदर वही सिस्टम रन कर रहा होता है ERP। फॉर एग्जांपल जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम होती है, जिसका काम क्या है कि हर वक्त नए क्लाइंट से ऑर्डर्स ढूंढना, और अगर किसी से कोई ऑर्डर मिल गया है तो उसको सिस्टम के अंदर एंटर करना कि ये एक नया ऑर्डर है। वो ऑर्डर जो ही सेल्स टीम, जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है, वो जो ही डालती है ऑर्डर अपना सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है PPC, प्रिक्योरमेंट एंड प्लानिंग। जो प्रिक्योरमेंट और प्लानिंग वाले जो हैं उनके पास, उस यूनिट के पास, उस डिपार्टमेंट के पास वो शो होती है एंट्री की ये ऑर्डर है। तो वो PPC वाले उस ऑर्डर के अगेंस्ट प्लान करते हैं कि हमें इस फॉर एग्जांपल फैब्रिक का, अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो वहाँ पे फैब्रिक या गारमेंट्स की बात कर लेते हैं। वो गारमेंट्स का कोई ऑर्डर है कि हमें 100 पीस जो है वो पैंट्स का चाहिए। अब 100 पीस पैंट्स का बनाने के लिए ऑब्वियसली उनको थ्रेड नलकियाँ भी चाहिए, ऑब्वियसली उनको एक फैब्रिक की एक सर्टन अमाउंट भी चाहिए, ऑब्वियसली उनको जो है कुछ बटन्स भी चाहिए होंगे, जिपर भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होंगी। तो ये प्रिक्योरमेंट वाला जितने पीसीस का ऑर्डर है उसके हिसाब से सारी चीज़ें प्लान करेगा, और वो ये भी बताएगा कि कितने टाइम में कितने लोग मिलके इस काम को पूरा करेंगे।
तो ये वो सारी चीज़ें एंट्री करता है, प्लानिंग करता है। उसके बाद वो चीज़ चली जाती है, वो उस चीज़ के अगेंस्ट, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए उनके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर्स जनरेट हो जाती हैं। स्टोर को फौरी तौर पे जो है ना रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है कि हमें ये सामान चाहिए। अब स्टोर जो है उसके उसको स्टोर के अंदर जब जो सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि ये फला ऑर्डर के अगेंस्ट हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो अगर स्टोर के अंदर वो चीज़ें सारी पड़ी होती हैं तो ठीक, अगर स्टोर में नहीं पड़ी होती तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से एक जो है रिक्वेस्ट जनरेट होती है परचेज डिपार्टमेंट की तरफ। कहाँ से? स्टोर की तरफ से, कि भाई हमारे पास ये चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, हमें ये चीज़ें परचेज करनी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? सिस्टम के अंदर हो रही हैं। और सोशली सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट कैसे आपस में कोलैबोरेट करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट जो हैं ये भी ये किसके अम्ब्रेला के नीचे आती हैं? एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स के अम्ब्रेला के नीचे। लेकिन ऑन रिक्वायरमेंट गैदरिंग वी हैव टू कवर दिस एस्पेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एज वेल, राइट। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट, हाउ गुड इज यूजर सपोर्ट लाइकली टू बी। अच्छा, अब तीसरे इसमें ये है कि हमने रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए ये भी देखना है कि यूज़र सपोर्ट मतलब कि जब हम सिस्टम डिप्लॉय कर देंगे तो हमने यूज़र सपोर्ट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हमने क्या कोई ऐसे मैनुअल्स बनाने हैं, कोई ऐसे गाइड्स, ऐसे मैनुअल्स, ऐसी वीडियोस कोई बना के देनी है अपने यूज़र को, या हम डायरेक्ट जाके वहाँ ट्रेनिंग दे के आएंगे अपने यूज़र्स को। या अगर ट्रेनिंग ये सब कुछ करने के बाद डिप्लॉयमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद बग आएगा तो हम कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो ये यूज़र सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है ये भी इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आएंगे। और उसके बाद जो है व्हाट टेक्निक्स विल इट रन ऑन, कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। लाइक अगर हम एक सिस्टम बनाते हैं तो वो उसके लिए सर्वर जो है वो उबंटू चाहिए, और एक हम बनाते हैं कि जो कि हमारी वेब सर्वर पर भी चल जाएगी। इसी तरह से उसके लिए ये भी हो सकता है कि 8 GB रैम के सर्वर चाहिए, 20 GB रैम के सर्वर चाहिए। अच्छा, जिसकी जो हार्ड डिस्क की जो सर्वर की है वो टेराबाइट्स में चाहिए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें स्कजीज ड्राइव्स लगेंगी, इसमें कौन से टाइप के, मतलब ये डिफरेंट, मैं हार्डवेयर के नाम ले रहा हूँ बेसिकली, कि हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर में जाके, यानी हार्डवेयर और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर में जाके रन करना है, वो इन्वायरमेंट कैसी होंगी। ये हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के किन के ऊपर ये रन कर रहा होगा। या क्लाइंट साइड के ऊपर क्या चीज़ इंस्टॉल होगी, लाइक ये ब्राउज़र बेस्ड है कि ब्राउज़र जैसे इंस्टॉल हो तो चल जाएगा, या कुछ और सॉफ्टवेयर भी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो क्लाइंट साइड के ऊपर इस चीज़ को चलाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी जी? रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट वाली? इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के। और इसके बाद जो चौथी जो हमारी मेन कैटेगरी थी यूज़र रिक्वायरमेंट, चौथा जो एस्पेक्ट था, पहला फंक्शनल था, सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिहाज से था। दूसरा डाटा कि कौन सा डाटा सेव हो रहा होगा, उसकी लेंथ वगैरह के लिहाज से। तीसरा जो था इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट था। इन्वायरमेंट के अंदर हमारे कितने थे? 4 एस्पेक्ट थे, वो चारों हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब आया है जी चौथा एस्पेक्ट जो है वो है यूज़र रिक्वायरमेंट, कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेंडेड यूज़र ग्रुप। अब वो यूज़र ग्रुप जिसने हमारे सिस्टम को यूज़ करना है, ये बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरह ही है। मतलब फंक्शनल में बाद लोग जो है फंक्शनल और ये यूज़र रिक्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं करते, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स ही तो यूज़र की तरफ करी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसलिए इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं कि एक जिस स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप ने हमारा सिस्टम यूज़ करना है, आपने उनसे मुलाकात करके उनकी जो मतलब को हो सकता है कि वो कोई सिस्टम की फंक्शनैलिटी हो सकता है कि वो ये चाहते हो वो पहले से कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो वो उस चीज़ के यूज़ टू हो कि उसकी कुछ स्क्रीन्स की वो चाहते हो कि हमारे सिस्टम की जो स्क्रीन वगैरह हैं, हमारे सिस्टम की जो फ्लोज हैं वो भी उससे मिलते जुलते हो, ताकि जो वहाँ जो यूज़र काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट, ये ना फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ना ये कंस्ट्रेंट आएंगी, नॉन फंक्शनल में उस तरह से आ रही हैं। लेकिन ये हो सकती हैं कि उनकी ये, क्योंकि ये उनकी नॉर्म्स में आ जाएंगी। ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारा प्रीवियस सिस्टम से मैच करता हुआ सिस्टम हो। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद है यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट गोज एसोसिएटेड मेजर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो जो इजी टू यूज़ वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी कि ये इजी टू यूज़ हो, नंबर 1। नंबर 2, इससे कस्टमर को क्या क्या फ़ायदे होंगे। फॉर एग्जांपल बास के हर इन्वेंटरी सिस्टम ऐसा ही होता है कि इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर वो आपको ये बता देता है कि फ़लाँ स्टॉक जो है ये डेड लेवल पहुंच गया हुआ है, या ये फ़लाँ स्टॉक जो है ये ये स्टॉक आउट हो गया हुआ है, मतलब ये अब नहीं पड़ा हुआ।
तो ये इस तरह की रिपोर्ट्स, तो ये इस तरह के अलर्ट्स ऑटोमेटिकली जारी करते हैं ऑन डे एंड, ऑन एवरी डे एंड अलर्ट्स जारी करता है सिस्टम के, भाईजान आपने ये सारी चीज़ें बेच दी हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश थे, माउथ ब्रश, तो ये आपने सारे बेच दिए हुए हैं, सेल आउट हो गए हुए हैं, अब आपको दोबारा मंगवाना चाहिए, इस तरह के अलर्ट्स। तो अब ये सिस्टम की यूजेबिलिटी है कि सिस्टम के अंदर डाटा था, सिस्टम खुद आपको प्रॉम्प्ट करके बता रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई ऑटोमेटिक किस्म की जो रिक्वायरमेंट है, ऑटोनमस किस्म की जो रिक्वायरमेंट अगर यूज़र चाहता है, तो उस वक्त ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो ये हमारे वो 5 एस्पेक्ट्स हैं मेजर के, जो जब हम रिक्वायरमेंट गैदर करें तो ये 5 एंगल्स के ऊपर हमने ज़रूर सोचना है। इनके ऊपर ना सिर्फ सोचना है, सोच के क्वेश्चनिंग करनी है, कम्युनिकेशन करनी है विद आवर क्लाइंट। सो नेक्स्ट मूव, अब टेक्निक्स हैं। अब ये तो थी कि जिन एस्पेक्ट पे हमने क्या देखा कि किन एंगल्स के ऊपर हमने सोचना है। अब हम क्या कह रहे हैं कि किस तरह से ये जो हमने जिन एंगल पे सोचना है, ये हमने रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है, इसकी क्या तरीक़ाकार हैं, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, उन पे बात करते हैं जी। डाटा गैदरिंग टेक्निक के अंदर सबसे पहले आती है हमारी क्वेश्चनेयर की, कि हम लोग एक ना मतलब विज़िट करें, उसके बाद इन्वायरमेंट को देखें, सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन करें, डॉक्यूमेंट बनाएं और हम अपने क्लाइंट को दे दें, तो वो उसके आंसर येस नो में, और मतलब अगर किसी को डिटेल बतानी है तो वो हम बता दें। तो ये एक वे है कि जिससे ये होता है कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जाती हैं, कोई इस तरह की वर्बल चीज़ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती। और इस टेक्निक का फ़ायदा एक ये भी है कि जब हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो बहुत आसानी से, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड रिटर्न, तो वहाँ से ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट और थोड़ी सी सेंटेंसेस को ट्वीट करके तो वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि 2 चीज़ें नुकसान है कि क्योंकि एवरीथिंग बस इतना ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि एक दफ़ा हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी दूसरी दफ़ा जाके वो क्लाइंट उसको रीड करेगा, फिर उसके आंसर्स लेके फिर भेजेगा, तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, नंबर 1। दूसरा क्या है इसके नुकसान, ये दूसरा इसका नुकसान ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो अपनी कुछ सुस्ती की वजह से, कुछ गफलत की वजह से, तो वो ना उस तरह से एलेबोरेटेड किस्म के क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेगा, तो फिर उससे क्या होगा कि फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मिस होने का खर्चा है बाद दफ़ा। और लेकिन इसके बरक्स अगर हम लोग ये देखें कि अगर आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, तो वो आपको बड़ी बढ़ चढ़ के बड़े इजीली आपको सारी चीज़ें बता रहा होगा। बस वहाँ पे हमारे लिए लेकिन मुश्किल क्या होगा, दूसरे जो प्रोसेस है इंटरव्यूज़ वाला, उसमें हमारे लिए मुश्किल ये होता है कि हमने उसका ट्रैक कैसे रखना है, कि हमें वो बाज़ दफ़ा हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, एज ह्यूमन बींग्स जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो उसका ट्रैक कैसे रखेगी। तो वो उसके लिए फिर यही होता है कि आप जो है शॉर्ट जो है कमेंट्स मीटिंग के दौरान अपने राइट अप करते रहें और बाद में उनको कन्वर्ट कर लें इनटू रिक्वायरमेंट्स, और फिर वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एक बना के वो अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर करें। तो ये दूसरा तरीका, पहला क्या हो गया आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्या हो गया आपके इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ जो हैं वो आप ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो कि स्टेक होल्डर्स हैं सारे के सारे, उनको बिठा के भी कर सकते हैं। आप 1-on-1 जो है वो भी आप मीटिंग्स और इंटरव्यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर के। तो ये इस तरह से ये और या इन सब का ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हैं। तो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन हमें जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप एक 1-on-1 मीटिंग भी करें, फिर आप उसके बाद ग्रुप मीटिंग्स भी करें। आप 1-on-1 मीटिंग शुरू में करें जब आप मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं आपके, जब आपसे कोई सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, आप उनसे जो डिटेल बात करें, फिर उसके बाद 1-on-1 डिटेल बात करें, फिर उसके बाद जब आप उनके मीटिंग्स की रोशनी में जब आप एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लेंगे, तो तब आप एक ग्रुप मीटिंग करें ताकि सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ बैठे हों। अगर कोई रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे उनको नजर आती है तो वो उसमें इंटरप्ट करके आपको करेक्शन करा दें चीज़ों की। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। डाटा गैदरिंग टेक्निक के अंदर तीसरी जो है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस हैं। It can be very difficult for human beings to explain what they do or to even describe accurately how they achieve a task. मतलब देखें, हमने जो जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने होते हैं, ये हमने अपने यूज़र के, हमारा जो क्लाइंट है, हमने उसके किसी टास्क को ईजी करने के लिए बनाने होते हैं। तो जब तक हमें उसके टास्क नहीं पता होगा तब तक हम उसके लिए एक अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते।
तो क्लाइंट का टास्क बाज़ दफ़ा क्लाइंट खुद भी डिस्क्राइब नहीं कर सका होता, तो फिर आपने खुद से ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि उसके सिट इन द सिस्टम, कि उसके सिस्टम में जाएं, उसके उसके मामलात को देखें कि वो किस तरह से चला रहा है। स्पेंड टाइम विद स्टेक होल्डर्स इन देयर डे टू डे टास्क, मतलब कि ऑब्जर्व वर्क एज इट हैपन्स। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो इस टेक्निक में क्या होगा कि सिट एंड गो एंड सिट इन टू द सिस्टम ऑफ द क्लाइंट। उसमें देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल की अगर एग्जाम्पल दूँ, तो टेक्सटाइल में हमने ये 3-4 डिपार्टमेंट मैंने पहले आपको डिस्कस कर बताए। फिर इसी तरह से कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं टेक्सटाइल में कि जो बना बनाया कपड़ा लेती हैं, फिर लेकिन वो होता है अनडाइड अनप्रिंटेड, तो उसको डाई एंड प्रिंटिंग करती हैं, प्रोसेस डिफरेंट केमिकल्स प्रोसेस से गुजारती हैं, फिर उसके बाद उनके कटिंग वगैरह करके फिर गारमेंट्स वगैरह फॉर्म करती हैं। तो उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होती हैं, मतलब कि ऑपरेशंस कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक कफ लगाना है कपड़े का, तो वो कफ या कॉलर लगाना है, तो ये एक ऑपरेशन है, इसे आप यानी कि एक सिलाई। तो इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारे कारीगर बैठे होते हैं जो सिर्फ एक कफ ही लगा रहा होता है, एक कॉलर ही लगा रहा होता है, कोई एक बटन ही लगा रहा होता है, कोई एक सिर्फ पट्टी लगा रहा होता है सामने की, कोई 2-4 सिलाइयाँ जो होती हैं ये मार रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली ऑपरेशंस इन वर्ड टेक्सटाइल सेक्टर। तो अब वहाँ पे बाद दफ़ा वो नहीं से इतना बता सकते होते, वो सारे ऑपरेशंस को, सारे जो उनके स्टेप्स हैं प्रोसेस के, टास्क के, वो सही इतना नहीं बता सकते होते। तो फिर उस केस के अंदर आपको जाके वहाँ बैठना होगा और देखना होगा कि वो कैसे एक पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। एक और टेक्निक जो है वो ये है कि आप जो हैं जो उनके SOPs वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं हमारे क्लाइंट के, हम उनको रीड अप करें, तो वहाँ से भी हमें अच्छी तरह से काफ़ी बेहतर वे में हमें जो है ना रिक्वायरमेंट गैदर होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ फाइनल ये करता हूँ कि हमने क्वेश्चनेयर का देखा, इंटरव्यूज़ का देखा, उसके बाद नेचुरलिस्टिक का देखा, और एक ये फाइनली अब हमने देखा है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन का। अब हमने यहाँ पे 4 चीज़ें स्टडी की हैं। आई रिकमेंड ऑल दिस द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 4 टेक्निक्स। आप किसी एक टेक्निक पे रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि जब आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे तो ये चारों के चारों प्रोसेस ओवरलैप करके आप चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अब वो जो टास्क की बात की है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के टास्क होते हैं, तो उनको उनके लिहाज से हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई, मतलब उनको टास्क को आइडेंटिफाई करना है। इज़ अ टास्क, अब इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इज़ अ टास्क अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स और इट इज़ अ रैपिडली ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ सब टास्क। मतलब कि क्या उसमें कुछ स्टेप्स हैं, हमें मतलब कि टास्क जब हमें आइडेंटिफाई करना है अपने क्लाइंट का जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके टास्क को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उस टास्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, मतलब ये कोई प्रोसेस के थ्रू हो रही है, इनका जो टास्क जिसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। तो फिर जब हमें वो टास्क की समझ आ जाएगी, तो फिर हम उसको सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे कि इस टास्क को ऐसे सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब यही टेक्सटाइल के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ थी जी, ऑर्डर आना। फिर क्या था जी, वर्क PPC, प्रोक्योरमेंट एंड प्लानिंग, कि ये चीज़ें जो है ना इस ऑर्डर फॉर एग्जांपल आया 100 पैंट्स का, तो 100 पैंट्स के लिए बनाने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो वो उसकी फौरी तौर पे प्रोक्योरमेंट, और फिर ये कितने डेज में हमने जो है ना बना के स्टिच करके शिप करनी है। तो ये सारे के ये 2 स्टेप्स हो गए। फिर उसके बाद है कि उसके लिए प्लानिंग करना कि हाँ भाई फला इतने लोगों की टीम बनेगी, और वो इतने लोगों की टीम से, इतने लोगों की टीम मतलब इतने वर्कर्स की टीम बनेगी जो कि ये सिलाइयाँ लगा रही होगी, पैंट को स्टिच कर रही होगी। तो वो सारी की सारी प्लान होगी। फिर उसके बाद जो है स्टोर्स में देखा जाएगा कि क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जो चीज़ें नहीं पड़ी हुई वो मंगवाई जाएंगी, उनकी रिक्वायरमेंट की जाएगी। उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाएगी कि वो टीम जो प्लान की गई टीम थी उसको बिठाया जाएगा, वो अपनी स्टिचिंग कर रही होगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनल उसकी इंस्पेक्शन होगी क्वालिटी एश्योरेंस की। फिर उस इंश्योरेंस के बाद फिर उसको पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद फिर वो डिस्पैच होगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये सब टास्क हैं। किस चीज़ के सब टास्क हैं, एक फैब्रिक, एक आपने गारमेंट्स कैसे सेल करना है, ये टास्क था, और उसके ये सारे के सारे क्या थे, सब टास्क थे, और ये सीरीज ऑफ स्टेप्स थे। तो आपने जो क्लाइंट के टास्क हैं, जहाँ पर कोई सिस्टम लगाना चाह रहा है, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से देखने हैं कि वो किस तरह के वो सब टास्क हैं, ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या उनका मैकेनिज्म है।
डज द टास्क इन्वॉल्व हाई इंफॉर्मेशन कंटेंट, क्या इन टास्क के अंदर हाई इंफॉर्मेशन कंटेंट है और लो, इज इट कम्प्लेक्स और सिंपल। मतलब ये ओबियसली फिर उसका एनालिसिस करना टास्क का कि ये किस तरह के, क्या ये सिर्फ और सिर्फ काफ़ी टास्क ऐसे होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर नॉर्मली बनाए जाते हैं डाटा कैप्चर के लिए। तो अब किस किस स्टेप के ऊपर जो है डाटा कैप्चरिंग हो रही है, मतलब कहाँ कहाँ पे हमने हिसाब किताब रखना है चीज़ों का, या जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन वालों को दे दिया, प्रोडक्शन वालों ने क्या किया, वो स्टिच करना शुरू हो गए। अब उनको हमने 100 पैंट्स का सामान तो प्रोवाइड कर दिया, अब आगे हमने क्या उनको एक एक का देखना है कि एक एक जो उनमें बंदा बैठा हुआ है तो उसने अपना अपना काम उसके हर एक के काम को कैप्चर करना है, या हमने ये करना है कि वो एक ग्रुप को दे दिया है, अब वो ग्रुप जो है ना बैठा टास्क परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 लोगों की टीम बैठी हुई है और उसके अंदर ऑपरेशंस जो है ना पैंट के वो भी 10 हैं, कि 10 किस्म की सिलाइयाँ हैं, या कोई जिपर लगा रहा है या कोई पैंट का बटन लगा रहा है, तो वो 10 किस्म के ऑपरेशंस कह लो। तो अब वो जो 10 लोग बैठे हुए हैं, और जाहिर बात है कि एक गारमेंट पूरा बनेगा तब कब बनेगा, जब वो 10 के 10 ऑपरेशन पूरे हो जाएंगे, तब वो एक गारमेंट पूरा होगा। तो अब वो 10 के अंदर क्या हमें हर बंदे की परफॉर्मेंस या हर बंदे की ट्रांजैक्शन के ऊपर, लाइक अगर एक बंदे ने एक जिप लगा दिया तो क्या हमें ये सिस्टम में एंटर करने की ज़रूरत है? अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है तो फिर हम उस लेवल तक लेके जाएंगे डाटा एंट्री, कि कितने की डाटा एंट्री करनी है। या अगर हमें ये लगता है कि जब एक गारमेंट पूरा होके यानी कि वो 10 अफराद के ऑपरेशन से गुजर के आगे पूरा कंप्लीट होके आगे इंस्पेक्शन के लिए जाता है, तो क्योंकि प्रोडक्शन से निकल गया तो अब अगले प्रोसेस में जा रहा है, किसमें, इंस्पेक्शन में। तो अब यहाँ पे लेन देन होगा, तो यहाँ पे कैप्चर करने की ज़रूरत है कि इंस्पेक्शन वालों को कब, जो प्रोडक्शन वालों ने वो कब 100 गारमेंट्स डिस्पैच कर दिया। अब इस चीज़ की एंट्री होना ज़रूरी है सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से चीज़ कहाँ जा रही है दूसरे के अंदर। तो टास्क, पहले तो टास्क को हमने बहुत ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, टास्क ऑफ व्हाट, टास्क ऑफ क्लाइंट। फिर उसके अंदर हमने डाटा कैप्चरिंग के इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे डाटा कैप्चर होना ज़रूरी है और कहाँ पे डाटा कैप्चर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद ये नेक्स्ट मूव करते हैं, इज़ अ टास्क इंटेंडेड टू परफॉर्म बाय द लेमैन विदाउट मच ट्रेनिंग। और फिर ओबियसली कि इसके लिए सिस्टम कैसा बनेगा, उसके लिए सिस्टम जो सिस्टम होगा वो एक लेमैन चला सकेगा नहीं चला सकेगा, ब्ला ब्ला। डाटा गैदरिंग गाइडलाइंस के अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ पे हमारे, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स, के सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स, सबको उसके अंदर डाटा गैदरिंग के अंदर शामिल करना है। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि आप रिक्वायरमेंट पहले मीटिंग आप अगर कर रहे हैं तो पहले फर्जन कर लें, फिर उसके बाद जो है आप पूरे ग्रुप को बिठा के भी डिस्कस करें कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप इकट्ठा कर लें। नीड मोर देन वन पर्सन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, मतलब कि हर दफ़ा आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, वही जो बात हम पहले कहते हैं डाटा गैदरिंग की जो हमने टेक्निक्स 4 पढ़ी हैं, चारों ही आप इस्तेमाल करें और उनको ओवरलैपिंग कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, ना कि रैदर दैन कोई एक। अच्छा, उसके बाद है सपोर्ट द डाटा गैदरिंग सेशंस विद सूटेबल प्रॉप्स सच एज टास्क डिस्क्रिप्शन एंड प्रोटोटाइप्स इफ़ अवेलेबल। मतलब जब आप डिस्कशन वगैरह करें तो अगर आपके पास कोई, आप किसी उस सिस्टम, मतलब आपने 5 मीटिंगें पहले की, उससे कुछ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आपने एक तो डॉक्यूमेंट बना लिया, और अगर आपसे हो सके तो उसका कोई प्रोटोटाइप, उसकी कोई पिक्चर्स, उसकी कोई स्क्रीन वगैरह सिस्टम की, वो आप कनेक्टेड GUIs वगैरह वो आप थोड़े बहुत शेयर कर सकें। अगर नेक्स्ट जो है जो मीटिंग्स वगैरह हों, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के सेशन तो वहाँ पे कर लें। अगर हम कोई प्रोटोटाइप बना के अगर अपने सिस्टम का दे सकते हैं कि थोड़ा बहुत चलता हुआ, तो वो हम करके देख लें। तो इस तरह की चीज़ें, इन एन आइडियल वर्ल्ड यू शुड अंडरस्टैंड what you are looking for and what kind of analysis you want to do। ये सारी चीज़ का क्रक्स है कि आइडियल सिनेरियो के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि हम कौन सी वाली रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा एनालिसिस होना चाहिए, एंड डिज़ाइन द डाटा कैप्चर एक्सरसाइज टू कलेक्ट द डेटा यू वांट। हाउएवर डाटा गैदरिंग इज एक्सपेंसिव एंड ऑफन अ टाइटली कंस्ट्रेंड रिसोर्स। यहाँ तक भी हमारा कंप्लीट होता है, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई अभाम, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आज के जो सेशन, जो इसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसके अंदर आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।